यस प्लीज, कुछ डाउट हो तो बताइए। जो मतलब थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या बोल रहे हो आप? तो अगर थर्ड पार्टी के पास से हम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद हम केस फाइल किसके सामने नहीं कर सकते? ए के सामने कर सकते हैं, पर रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए, तो उनके लिए नहीं कर सकते। तो सर ऊपर वहां पे लिखा था कि आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ। बट इफ ही हैज गॉट फुल अमाउंट, अगर उसको पूरा पैसा मिल चुका होता तो, है ना, इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है देखो, इन द प्रेजेंट इंस्टेंट ओके we can sue only for the balance amount and not for the whole amount. Okay, let's take a scenario, इसमें थोड़ा सा ओके मॉडिफिकेशन करते हैं और एक और सिनेरियो देखते हैं। सी ने बी को 75,000 दिया और ऐसा कहा कि ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मेरे पास से और ना ही ए के पास से। What C said to B is, I am giving you 75,000 for settlement of 1 lakh. This is my full and final payment. If B accepts the same, अगर B ने ये accept कर लिया कि कोई बात नहीं, मुझे 1 लाख की जगह 75,000 चलेगा, ओके, तो बाद में वो 25,000 के लिए भी केस नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि विद दिस माय राइट फॉर फाइलिंग अ केस इज डिसॉल्व्ड, मेरा जो केस करने का राइट था वो अभी खत्म। इज इट ओके? किसी को यस सर डिफिकल्टी है तो पूछो। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्वाइट लॉजिकल। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ इज लॉजिक, ओके, उसको लॉजिक से देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जॉइंट प्रोमिसेस, तो इसको सिंपल, एकदम सिंपल मैनर में समझते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके कोई प्रॉमिस किया था, टू और मोर देन टू पर्सन्स टुगेदर मेक अ प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड जॉइंट प्रॉमिस। इन दैट केस सामने वाले के पास क्या राइट्स हैं वो हमको देखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल 5 दोस्तों ने मिलके किसी के पास से पैसा लिया, ओके, अब पैसा लौटाने की बारी है, तो 5 में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं या विलिंग नहीं है पैसा पे करने के लिए, तो जो पैसा देने वाला था उसने उसमें से किसी एक सीधे इंसान को पकड़ा और उसको बोला या उसको प्रेशराइज किया कि मुझे बाकी के बारे में पता नहीं है, मैंने तुम लोगों को 10 लाख रुपए दिया था, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, बात खत्म, तुमको इंटरनली जो भी सेटलमेंट करना हो वो तुम जानो, बराबर है, पर मुझे तुम्हारे पास से 10 लाख रुपए चाहिए, ओके। तो वो जो सीधा इंसान था उन 5 दोस्तों में से एक, उसने 10 लाख रुपए दे दिए, ओके। तो बाकी के लोग बोलेंगे, 4 लोग, कि देखो अभी 10 लाख रुपए पे हो गए ना, अभी हम लोग फ्री हो गए। यस, दे आर फ्री फ्रॉम द लेंडर, नॉट फ्रॉम द फ्रेंड हु हैड गिवन द मनी, ओके। उन लोगों की लायबिलिटी टुवर्ड्स लेंडर खत्म हो गई है, बट वो लायबिलिटी खत्म हो गई तो दूसरी एक लायबिलिटी अराइज हो गई, दैट इज टुवर्ड्स देयर फ्रेंड, ओके। मतलब जिस दोस्त ने अकेले ही लेंडर को 10 लाख रुपए दे दिए थे, वो बाकी के लोगों के पास से पैसा ले सकता है, ओके। पार्टनरशिप में ऐसा होता था ना कि नहीं होता था? अगर किसी एक पार्टनर ने पे कर दिया तो उसके पास राइट है, तो वो फर्म के पास से या बाकी के पार्टनर्स के पास से पैसा ले सकता है, ओके। डिसोल्यूशन के केस में ऐसा थोड़ी था। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो नहीं हो सकता है,
अगर 5 ओके फ्रेंड इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने बोला कि मेरा लाइबिलिटी 2 लाख रुपए का था पर मैं सिर्फ 1 लाख दे सकता हूँ, तो उसके पास से 1 लाख लेंगे और बाकी का जो 9 लाख रुपए है ना, 4 पार्टनर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, या उनका जो भी रेशियो होगा, यहाँ पे हम समझ के चलते हैं कि वो इक्वल है। तो सबको 2-2 लाख रुपए पे करना चाहिए था, बट कोई एक अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो वो बोलता है कि मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो बाकी का जो 9 लाख है that would be divided by 4, that is 2,25,000 per person. Is it okay? अब आप लेंडर को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि देखो ये 5 में से एक तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका 1 लाख ही है, उसकी लायबिलिटी 2 लाख की थी, अब वो 1 लाख ही दे रहा है तो आपका 1 लाख गया। वो बोलेगा मुझे उससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा इंटरनली क्या अरेंजमेंट है, मैंने तो तुम 5 लोगों को पैसा दिया था। ओके, अब तुम 5 में से 4 लोग इंसॉल्वेंट हो जाओ और कोई भी एक पैसा देगा तो भी मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे मेरे 10 लाख चाहिए। और वो उसके लिए सबके सामने केस फाइल करेगा या सबको प्रेशराइज करेगा वो भी जरूरी नहीं है। वो उनमें से किसी 1-2 सीधे लोगों को बुला के बोलेगा कि यार तुम मुझे मेरा पैसा दे दो, आपको इंटरनली जो भी अरेंजमेंट करना है वो खुद देख लो। ओके, तो वो भी चलेगा। इज इट ओके? किसी को डाउट? नहीं तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं कि जो 5 लोग थे, 5 दोस्त, उसमें से कोई भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ बट किसी एक की डेथ हो गई। ओके, उनमें से कोई भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी एक की डेथ हो गई, तो उसका प्रॉमिस उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। ओके, उसको डिस्चार्ज कर देंगे ऐसा नहीं है, वो नहीं तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ऐसा चलो ऐसा हुआ कि 2 की डेथ हो गई तो बाकी के 3 और 2 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, टू द एक्सटेंट नो पर्सनल स्किल एंड कॉम्पिटेंस इज इन्वॉल्व। अगर पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो जो प्रॉमिसर है उसको खुद को ही करना पड़ेगा, बट पर्सनल स्किल नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ओके, ऐसा याद रखने का ये सक्सेशन में असेट भी आ सकता है और लायबिलिटी भी आ सकता है। ओके, बट असाइनमेंट में ऑलवेज असेट होगा। I can assign my asset to somebody, I cannot assign my liabilities to someone. Please be careful. In the case of succession, assets as well as liabilities दोनों आ सकती है। असाइनमेंट में सिर्फ असेट्स आ सकते हैं, मतलब सिर्फ बेनिफिट आ सकता है, लायबिलिटी नहीं आ सकती। ओके, सक्सेशन का केस हम फैमिली में देखते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन असेट्स पास ऑन होती रहती है। कोई एक घर है जो मेरे परदादा ने बनाया था, वो मेरे दादा को मिला, मेरे दादा से मेरे पापा को मिला, तो मेरे पापा से मुझे मिला। ओके, उसको बोलते हैं सक्सेशन। ओके, बाय बर्थ, मोस्टली वो बाय बर्थ होता है। ओके, तो उसके साथ जुड़ी लायबिलिटीज भी आती है। अगर मुझे मेरे पापा का बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला, सक्सेशन में मिला, तो उसके साथ साथ उस बिजनेस के साथ कनेक्टेड लायबिलिटीज भी मिलेंगी। ओके, तो सक्सेशन में दोनों आ सकता है, असेट एज वेल एज लायबिलिटी। असाइनमेंट ओनली बेनिफिट। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता हूं
कि मुझे 5 लाख रुपए किसी को देने हैं, पर तुम उसको मेरे बिहाफ पे दे दो. ओके, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ लायबिलिटीज. कि मेरा लायबिलिटी है पर मेरे बिहाफ पे कोई और पे करेगा. वो जब तक सामने वाले की विलिंगनेस नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते. मतलब मैं जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हें पे करना ही पड़ेगा मेरे बिहाफ पे. ओके, आई कैन गिव द बेनिफिट बट आई कैन नॉट गिव द लायबिलिटीज. उसको बोला जाएगा असाइनमेंट. इज इट ओके? चलेगा? किसी को डाउट है तो बोलो. चलो आगे बढ़ते हैं. टेक अ सिचुएशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? ध्रुवी को शायद प्रॉब्लम है, बाकी सब लोगों को प्लीज रिप्लाई वेदर यू आर एबल. सुनाई दे रहा है? अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ओके, मे बी देयर आर. इसके पहले वाला समझ में आया कि वो भी समझ में नहीं आया? सर नहीं आया. जॉइंट प्रॉमिसर वाला भी. जॉइंट प्रॉमिसर वाला भी समझ में नहीं आया. ठीक है, फिर से बता देता हूँ. ओके, कनेक्शन इश्यूज. अभी सुनाई दे रहा है ना? इन केस नहीं सुनाई दे तो आप तुरंत मुझे रिप्लाई दो. ओके ओके सर. ओके. जॉइंट प्रॉमिसर में क्या होगा कि अगर 5 लोगों ने मिलके किसी के पास से पैसा लिया है, ओके, और उन लोगों ने इंटरनली ऐसा डिसाइड किया था कि हम इक्वल पेमेंट करेंगे. जिसने हमको पैसा लैंड किया है उसको हम इक्वली 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करके हम 10 लाख रुपए उसको पे करेंगे. जब पे करने का टाइम आया तब कुछ लोगों को कंफ्यूजन था या उनकी अनविलिंगनेस की वजह से वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. तो लेंडर ने कुछ स्पेसिफिक लोगों को, मतलब उन 5 में से 2 लोग जो उसको सीधे लगते थे, उसको बोला कि भाई बाकी सबका मैं नहीं जानता हूँ, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो और तुमको इंटरनली जैसा सेटलमेंट करना हो वो तुम कर सकते. ओके, तो वो लेंडर 5 लोगों को प्रेशराइज करेगा वो जरूरी नहीं है. वो किसी एक को या 2 लोगों को प्रेशराइज करेगा तो भी चलेगा. ओके, फिर बाकी के 5 लोग हैं वो इंटरनली सेटल करेंगे. ओके, कि हमें एक दूसरे के पास से कितना पैसा लेना है या देना है. लाइक हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं और 10 लोग खाना खाने गए, 2,500 रुपए का बिल आया, देन वी कंट्रीब्यूट इक्वली. से फॉर एग्जांपल किसी एक फ्रेंड ने 2,500 रुपए दे दिए तो बाकी सब लोगों का लायबिलिटी बनता है कि वो, मतलब हमारे बीच में और होटल वाले के बीच में अकाउंट सेटल हो गया. अब वो होटल वाला हमारे पास से पैसा डिमांड नहीं कर सकता है क्योंकि किसी एक ने 2,500 रुपए दे दिए, बराबर. पर जिसने 2,500 रुपए दिए वो बाकी के लोगों से तो मांग सकता है ना. यस और नो? प्लीज आंसर. यस. ओके, ये होता है जॉइंट प्रॉमिस. और अगर समझो कि जिन लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया था उसमें से किसी की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट डिनाई. ओके, समझो कि जितने प्रॉमिसर्स थे सबकी डेथ हो गई तो उन सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ऐसा समझेंगे कि जो सरवाइव कर रहा है वो खुद, और जो सरवाइव नहीं किया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना. ए बी सी डी ई है, इसमें से ए और बी की डेथ हो गई तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी डी ई सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं या सर्वाइविंग प्रॉमिसर्स हैं. तो ए का रिप्रेजेंटेटिव पी है, बी का रिप्रेजेंटेटिव क्यू है, तो पी क्यू सी डी एंड ई 5 persons are required to perform the promise.
ओके, एनी डाउट? अब कोई दिक्कत है? प्लीज रिप्लाई. No, sir. No, sir. No. So I'm just quickly discussing the concept of succession and assignment again. Okay, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Succession can, or we can say, in succession both assets and liabilities are given, but in the case of assignment only assets, that is benefits, are given. Liabilities cannot be assigned. In case of succession both assets and liabilities can be assigned, but in case of assignment only benefits can be given. Okay, आपको मैं ये PDF शेयर कर रहा हूँ. आज इतना पढ़ना है आपको, just these 3 para. Okay, tomorrow we'll be starting with this and further points. Okay, thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank